थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2011 की इंडोनेशियन क्राइम फिल्म दी रेड। ये मूवी अपनी ओरिजिनल एक्शन कोरियोग्राफी और कमाल के फाइट सीन्स के लिए सारी दुनिया में फेमस है और इसकी वर्ल्ड वाइड सक्सेस के बाद इसका एक और सेकंड पार्ट भी बनाया गया था जिसका एक्सप्लेनेशन भी जल्दी इसी चैनल पे अपलोड होगा। और अगर आपको भी इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है इंडोनेशिया के जकार्ता शहर से, जहां हम रामा नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। रामा रोज ही की तरह अर्ली मॉर्निंग उठ के वर्कआउट करता है और मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता है, जिसके बाद वो अपनी यूनिफॉर्म पहन के अपनी शिफ्ट के लिए रेडी होता है और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से कहता है कि उसे आज जल्दी जाना होगा क्योंकि उसकी टीम किसी मिशन पे जा रही है। वो जाने से पहले अपने बूढ़े फादर से मिलता है और कहता है कि मैं आज उसे वापस लेके ही लौटूंगा, पर यहाँ रामा किससे वापस लाने की बात कर रहा है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। थोड़ी देर के बाद हम उसे एक पुलिस वैन में देखते हैं जहाँ उसी के जैसे 20 पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम एक मिशन पे जा रही होती है, जिस मिशन का लीडर होता है सार्जेंट जाका। जाका अपनी टीम से कहता है कि आज हम शहर के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड और माफिया बॉस टामा रियाडी को अरेस्ट करेंगे। वो अपनी टीम से कहता है कि टामा अपनी एक बिल्डिंग के 15th फ्लोर पे रहता है, पर उसने उस पूरी बिल्डिंग के सारे घरों को गैंगस्टर्स और किलर्स को रेंट पे दे रखा है और जब भी पुलिस उसे अरेस्ट करने जाती है वैसे ही उसकी बिल्डिंग में रह रहे क्रिमिनल्स उसे अलर्ट करके पुलिस पे अटैक कर देते हैं। इसलिए इस बार हम उस पे सरप्राइज अटैक करेंगे और नीचे रह रहे गुंडों और टामा के खबरियों को साइलेंटली अरेस्ट करते हुए धीरे धीरे ऊपर के फ्लोर्स पे जाएंगे ताकि टामा को उनके आने का पता न चले। उधर हम टामा को उसी बिल्डिंग में बने अपने एक ऑफिस में देखते हैं जिसके दो सबसे खास आदमी उसके साथ खड़े होते हैं, जिनके नाम होते हैं एंडी और मैड डॉग। एंडी टामा का सारा इलीगल बिजनेस और प्रॉफिट संभालता है और मैड डॉग एक खूंखार किलर होता है जो टामा के कहने पर किसी की भी जान ले सकता है। टामा के सामने राइवल गैंग के 5 आदमी घुटनों पर बैठे होते हैं और वो अपनी रिवॉल्वर से एक एक करके सभी को सर में शूट करके मारने लगता है, पर उसके रिवॉल्वर में गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो एक ड्रॉअर खोल के उसमें से एक हथौड़ी निकालता है और उससे पीट पीट के उस आदमी की जान ले लेता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि टामा कितना इनह्यूमन और क्रूअल आदमी है। पुलिस की वैन बिना सायरन बजाए टामा की बिल्डिंग के नीचे आकर रुकती है और सार्जेंट जाका बाहर आके अपने बॉस लेफ्टिनेंट वायु से मिलता है, जिसके ऑर्डर्स पे ही इस बिल्डिंग के ऊपर ये रेड करी जा रही है। ये सभी 2 टीम्स बना के बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर को घेर लेते हैं और सबसे पहले ये बिना आवाज करे बिल्डिंग के दरवाजे पर बैठे एक लड़की को अरेस्ट करके उसका मुंह बंद कर देते हैं ताकि वो ऊपर किसी को अलर्ट न कर पाए और टीम बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है। यहीं इन्हें गाफूर नाम का एक आदमी मिलता है और ये उसे भी अरेस्ट करने लगते हैं, पर वो कहता है कि वो एक आम आदमी है जो सिर्फ कम रेंट की वजह से इस बिल्डिंग में रहता है, पर इस वक्त उसकी वाइफ बेहद बीमार है जिसके लिए वो दवाइयां लेके जा रहा है और रामा उसे जाने देता है और वार्न करता है कि वो ऊपर जाके किसी को भी अलर्ट ना करे वरना वो उसकी जान ले लेगा। अब टीम एक एक करके टामा के आदमियों को अरेस्ट करके उनके हाथ बांधने लगती है और ऐसा करते हुए वो चुपचाप बिल्डिंग के 5th फ्लोर तक आ जाते हैं। 5वें फ्लोर पे उन्हें एक बच्चा नजर आता है जो सीढ़ियों के पास होता है और जाकर सभी को शांत रहने को बोलता है, पर लेफ्टिनेंट वायु पैनिक करने लगता है और उस बच्चे को मारने के लिए अपनी राइफल ऊपर करता है और वो बच्चा ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ भागता है। जैसे ही वो बच्चा ऊपर खड़े अपने साथी को बोलता है कि पुलिस वाले आ रहे हैं, उसे वायु की गोली लगती है और उस लड़के का साथी पुलिस वालों से बचता हुआ एक अलार्म दबा देता है, जिससे टामा समेत सभी को ये पता चल जाता है कि पुलिस वाले उनकी बिल्डिंग में आ चुके हैं। और टामा बिल्डिंग में लगे कैमरास में देख लेता है कि पुलिस वाले 5th और 6th फ्लोर के बीच में कहीं हैं और वो अपने सभी आदमियों को उन पे अटैक करने को बोलता है। टामा के ऑर्डर्स मिलते ही उसके सामने वाली बिल्डिंग में बैठे कुछ स्नाइपर्स अलर्ट हो जाते हैं और वो वहीं से पुलिस वालों को निशाना बना के मारने लगते हैं। 5th फ्लोर पे ही 2 पुलिस वालों ने टामा के गैंगस्टर को पकड़ के रखा होता है, पर उनमें से एक पुलिस वाले को खिड़की से टामा के स्नाइपर की गोली लगती है और जब दूसरा पुलिस वाला अपने साथी की हेल्प के लिए आगे बढ़ता है तब डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के टामा का वो आदमी अपने पीछे बंधे हाथों को आगे ले आता है और टेबल के नीचे छुपाई हुई तलवार निकाल लेता है। वो तलवार से उस दूसरे पुलिस वाले का गला काट देता है और इंटरकॉम पे टामा से कहता है कि 5th फ्लोर पे अब कोई पुलिस वाला जिंदा नहीं है। उधर टामा के ऑर्डर्स पे उसके 3 आदमी भी हथियारों के साथ बिल्डिंग से बाहर आते हैं और नीचे खड़ी पुलिस वैन में बैठे 2 पुलिस वालों को गोलियों से भून डालते हैं।
बिल्डिंग के 15th फ्लोर पर बने अपने ऑफिस की मल्टीपल स्क्रीन्स पे तामा पुलिस टीम की लोकेशन देखने लगता है और समझ जाता है कि पुलिस वाले 6th फ्लोर की सीढ़ियों पे हैं, जिसके बाद वो स्टेयरकेस की लाइट ऑफ करवा देता है और स्पीकर पे ये अनाउंस करता है कि जो भी बिल्डिंग में घुसे इन पुलिस वालों को मारेगा, तामा उसका रेंट हमेशा के लिए माफ कर देगा और वो लाइफ टाइम इस बिल्डिंग में फ्री में रह सकता है। और ये सुन के बिल्डिंग के सभी गुंडे अपने फ्लैट से बाहर आके पुलिस वालों को मारने के लिए ढूंढने लगते हैं। सार्जेंट जाका अपने बॉस लेफ्टिनेंट वायु से कहता है कि हमारा सरप्राइज एलिमेंट अब खत्म हो चुका है और ये लोग हमें जल्दी घेर लेंगे, इसलिए हमें अब बैकअप बुला लेना चाहिए। पर वायु कहता है कि मैंने डिपार्टमेंट को इस मिशन के बारे में नहीं बताया है, इसलिए कोई बैकअप टीम रेडी नहीं होगी। जो सुन के जाका को अपने सीनियर पे बेहद गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इस बिल्डिंग में तामा के कितने आदमी और हथियार छुपे हैं। तभी टीम के पुलिस वाले को लगता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है और वो हवा में फायर करता है, जिसकी रोशनी से उनके ऊपर खड़े गुंडों को उनकी लोकेशन मिल जाती है और वो लोग पुलिस पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें कई पुलिस वाले मारे जाते हैं और कई इंजर्ड होते हैं और पुलिस टीम सीढ़ियों से भाग के एक फ्लैट में घुस जाती है। पर यहाँ भी एक पुलिस वाले को खिड़की से गोलियां लगती हैं और सब समझ जाते हैं कि तामा के शूटर्स सामने वाली बिल्डिंग से भी उन्हें देख सकते हैं। तामा के आदमी उस फ्लैट का दरवाजा तोड़ने लगते हैं, जिसमें पुलिस वाले छुपे होते हैं और सबको लगता है कि वो अब मारे जाएंगे। पर तभी रामा एक कुल्हाड़ी उठा के उस रूम का फ्लोर तोड़ने लगता है और उससे नीचे कूदने का एक रास्ता बना देता है, जिससे जाका और बाकी पुलिस वाले नीचे के फ्लोर पे कूदने लगते हैं। पर नीचे भी तामा के कई आदमी होते हैं और इन सबके बीच में एक खूनी फाइट हो जाती है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। तामा के कई और आदमी उस रूम के बाहर खड़े होते हैं और रामा एक फ्रिज को दरवाजे के सामने रख के उसे एक बॉम्ब से उड़ा देता है, जिसमें तामा के कई आदमी मारे जाते हैं और इससे उनके बाहर निकलने का रास्ता भी बन जाता है। ये सब देख के तामा एंडी और मैड डॉग को नीचे भेजता है और कहता है कि उसे उन पुलिस वालों के लीडर की डेड बॉडी चाहिए और वो दोनों नीचे के फ्लोर्स पे आते हैं और कुछ आदमियों के साथ बचे हुए पुलिस वालों को हर जगह ढूंढने लगते हैं। पुलिस की टीम में अब बस 5 ही लोग जिंदा बचे होते हैं, जिनमें से 3 सार्जेंट जाका, लेफ्टिनेंट और एक पुलिस वाला बाथरूम में छिप जाते हैं। तभी एक मशेटे गैंग उस फ्लोर पे आता है, जिन सबके पास धारदार हथियार होते हैं और उसका लीडर हर घर को चेक करते हुए उस बाथरूम की तरफ जाने लगता है। तभी रामा और एक घायल पुलिस वाले का सामना मशेटे गैंग से होता है और रामा उन सब से अकेला लड़ जाता है और अपने मार्शल आर्ट्स का यूज करते हुए वो उन सबको बुरी तरह इंजर्ड कर देता है, जिस लड़ाई की आवाज वो गैंग लीडर भी सुनता है और बाथरूम को बिना चेक करे ही बाहर आ जाता है, जिससे बाकी पुलिस वालों की जान बच जाती है। अपने आदमियों को घायल देख के वो गैंग लीडर शॉक होता है और रामा को हर जगह ढूंढने लगता है और रामा एक दूसरे फ्लोर पे जाके डोर नॉक करने लगता है, जब गाफूर नाम का वो आदमी उसे अपने घर के अंदर बुला लेता है, क्योंकि रामा ने आज सुबह उसकी हेल्प करी थी। गाफूर रामा और उसके इंजर्ड साथी को अपने घर में बनी एक लकड़ी की दीवार के पीछे छुपा देता है और थोड़ी ही देर बाद वो मशेटी गैंग का लीडर गाफूर के घर में घुस आता है और वहाँ हर जगह पुलिस वालों को ढूंढने लगता है। वो गाफूर से भी पूछताछ करता है, पर वो कहता है कि उसके घर कोई पुलिस वाला नहीं आया और वो आदमी गाफूर के घर में हर जगह तलवार घुसा के चेक करने लगता है। वो उस दीवार में भी हर जगह तलवार घुसाता है, जिसके पीछे रामा और उसका इंजर्ड साथी छुपा होता है और उसकी तलवार रामा के फेस को भी छू जाती है, जिससे रामा का ब्लड उस तलवार की एज पे लग जाता है। पर उस आदमी के डिस्ट्रैक्टेड होने की वजह से रामा उस ब्लड को साफ कर देता है और कुछ ना मिलने पर वो गैंग गाफूर के घर से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एंडी को देखते हैं, जो अपने 2 आदमियों के साथ पुलिस वालों को ढूंढने लिफ्ट से नीचे आ रहा होता है। पर एंडी अपने ही दोनों आदमियों पर अटैक करके उन्हें मार डालता है, पर उसने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। उधर रामा और उसका घायल साथी उस लकड़ी की दीवार के पीछे से बाहर आते हैं और रामा गाफूर से पूछता है कि इस बिल्डिंग में तामा के और कितने आदमी हैं। गाफूर कहता है कि इस बिल्डिंग के हर फ्लोर पे तामा के आदमी भरे पड़े हैं, जिन सबसे तुम नहीं लड़ सकते, इसलिए तुम्हें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। रामा खिड़की से देखता है कि उनकी पुलिस वैन और मरे हुए पुलिस वालों को तामा के लोग बिल्डिंग से हटा रहे हैं, ताकि उनका कभी किसी को कोई ट्रेस न मिले, और अपने घायल साथी को गाफूर के पास छोड़ के वो उस घर में से बाहर आता है। रामा बिना आवाज करे केयरफुली आगे बढ़ता है, पर मशेटे गैंग का एक लड़का उसे देख लेता है और चिल्ला के बाकी सबको भी बुला लेता है और रामा वहां से भागने लगता है। वो अपना पीछा कर रहे एक आदमी को शेड से नीचे फेंक देता है और ऊपर भागने लगता है, पर डोर लॉक होने की वजह से वो एक फ्लोर पे फंस जाता है और अब
वो गैंग उसके ठीक सामने होता है और रामा के पास उनसे लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। वो गैंग उस पर टूट पड़ता है पर रामा उन्हीं की एक तलवार छीन के कसाई की तरह उन्हें काटने लगता है और उनमें से कईयों की जान ले लेता है। पर जब वो देखता है कि ये लोग नंबर्स में बेहद ज्यादा हैं, तब वो उस गैंग के लीडर को पकड़ के उसके साथ बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और उसकी बॉडी को नीचे करके एक रेलिंग से जा टकराता है। वो गैंग लीडर मारा जाता है और रामा को भी इस फॉल से बेहद चोट आती है। पर सामने वाली बिल्डिंग में बैठे तामा के स्नाइपर्स उसे बाहर देख के उस पर फायरिंग करने लगते हैं और रामा खिड़की तोड़ के एक घर में घुस जाता है। अब वो इंजर्ड होके थक चुका होता है और उस रूम से बाहर आके वो एक खाली कॉरिडोर में वॉक करने लगता है जब एंडी उसे पकड़ के एक रूम में खींच लेता है। नेक्स्ट सीन में हम जाका को लेफ्टिनेंट वायु और आखिरी बचे पुलिस वाले के साथ देखते हैं जो एक रूम में छिपे होते हैं। जाका लेफ्टिनेंट से कहता है कि हमें रामा और अपने इंजर्ड साथी को बचाने के लिए ऊपर के फ्लोर्स पे जाना चाहिए, पर लेफ्टिनेंट कहता है कि वो दोनों अब तक मर चुके होंगे और हमें बस नीचे के फ्लोर से होते हुए इस बिल्डिंग से बाहर भागने का सोचना चाहिए। जो सुन के जाका लेफ्टिनेंट वायु का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तू एक कायर ऑफिसर है और मुझे तेरे ऑर्डर्स पे कभी अपनी टीम के साथ इस बिल्डिंग में रेड करने नहीं आना चाहिए था। जाका जैसे ही उस रूम से बाहर निकलता है, मैड डॉग उस पर हमला कर देता है और जाका वायु और पुलिस वाले को वहां से भागने के लिए बोलता है। मैड डॉग के हाथों में एक हैंडगन होती है जबकि जाका के हाथों में सिर्फ एक चाकू होता है और मैड डॉग अपनी गन रख के जाका को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि मुझे पुलिस के कुत्तों को अपने हाथों से मारना अच्छा लगता है। और इन दोनों के बीच में एक भयानक फाइट शुरू होती है। मैड डॉग की छोटी हाइट और कम बॉडी वेट से जाका उसे अंडर एस्टिमेट कर देता है, पर वो एक कमाल का फाइटर होता है और जाका उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और उसे बुरी तरह पीटने के बाद मैड डॉग जाका की गर्दन तोड़ के उसकी जान ले लेता है और ये फाइट खत्म करता है। उधर हम एंडी और रामा को एक रूम में देखते हैं जहां ये रिवील होता है कि ये दोनों सगे भाई हैं और एंडी को वापस ले जाने के लिए ही रामा ने इस मिशन में पार्ट लिया था। एंडी कहता है कि तामा के बाद वही इस बिल्डिंग का और सारे अंडरवर्ल्ड का बॉस बनेगा, इसीलिए वो वापस नहीं जाने वाला। पर वो रामा से कहता है कि तू यहाँ से चला जा क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग तामा के आदमियों से भरी पड़ी है जो तब तक तेरे पीछे आएंगे जब तक तू मारा नहीं जाता। रामा कहता है कि मेरे कुछ साथी मुझसे अलग हो गए हैं और मैं उन्हें लेके ही वापस जाऊंगा और एंडी उसे इसी रूम में रहने को बोलता है और कहता है कि मैं सीसीटीवी की हेल्प से उन्हें ढूंढने का ट्राई करूंगा, पर मेरे आने तक इस रूम से बाहर मत निकलियो। एंडी बाहर आता है और मैड डॉग भी जाका की डेड बॉडी को खींचते हुए उसके पास आता है और दोनों साथ में एक लिफ्ट से ऊपर जाने लगते हैं। एंडी के जाते ही रामा उस रूम से बाहर आ जाता है और अपने बचे हुए साथियों को ढूंढने लगता है जब एक फ्लोर के एक रूम से उसे वो आखिरी बचा पुलिस वाला अपने पास बुलाता है। लेफ्टिनेंट वायु और वो पुलिस वाला रामा से कहते हैं कि सार्जेंट जाका समेत उनके सारे साथी अब मर चुके हैं और अब उन्हें कैसे भी करके इस बिल्डिंग से बाहर निकलना है। रामा कहता है कि इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है जिसके लिए हमें टामा चाहिए और उसके सर पे रिवॉल्वर लगा के ही हम इस बिल्डिंग से जिंदा बाहर निकल सकते हैं क्योंकि सिर्फ वो अपने आदमियों को रोक सकता है। और वायु कहता है कि तामा हमें इस बिल्डिंग के 15th फ्लोर पे मिलेगा जहां उसका ऑफिस है। उधर मैड डॉग और एंडी तामा के ऑफिस में आते हैं जहां तामा मैड डॉग को कुछ इशारा करता है और वो एंडी पे हमला कर देता है और तामा उसके एक हाथ में चाकू घुसा के उसे एक सीसीटीवी का फुटेज दिखाता है जिसमें एंडी रामा को मारने की जगह बचा के एक रूम में छिपा रहा है और तामा मैड डॉग से कहता है कि जरूर ये उन पुलिस वालों से मिला हुआ है। उधर रामा, लेफ्टिनेंट वायु और वो पुलिस वाला तामा के आदमियों से लड़ते हुए ऊपर उसके ऑफिस की तरफ आने लगते हैं, पर एक फ्लोर पे रामा रुक जाता है क्योंकि मैड डॉग उसके भाई एंडी को चेन से बांध के बुरी तरह पीट रहा होता है और एंडी को बचाने के लिए वो उस रूम में आता है। रामा को देख के मैड डॉग एंडी को नीचे उतारने लगता है और उसकी चेन्स भी खोल देता है क्योंकि वो चाहता है कि वो दोनों साथ में उससे फाइट करें। और एंडी को भी ये पता होता है कि मैड डॉग को हैंड टू हैंड फाइट में हराना इम्पॉसिबल है। फाइट शुरू होती है पर दोनों भाई मिल के भी मैड डॉग की बराबरी नहीं कर पाते और वो उन दोनों को बुरी तरह पीटने लगता है। दोनों को घायल करके जब मैड डॉग रामा की गर्दन तोड़ने वाला होता है, ठीक तभी एंडी पीछे से उसके गले में एक पाइप घुसा देता है और इसी वजह से मैड डॉग की मौत हो जाती है। उधर लेफ्टिनेंट वायु उस पुलिस वाले के साथ तामा के ऑफिस तक पहुंच जाता है और उसे गन पॉइंट पे लेके अपने साथ चलने के लिए बोलता है। लेफ्टिनेंट उस पुलिस वाले को तामा के हाथों में हथकड़ियां लगाने को बोलता है, पर इसी के बाद वो उस पुलिस वाले को भी शूट कर देता है क्योंकि उसे तामा को अरेस्ट करने का सारा क्रेडिट खुद लेना होता है। जब कभी मीडिया में ये बात बाहर आएगी कि लेफ्टिनेंट वायु ने अपनी सारी टीम के मरने के बाद भी तामा को अकेले अरेस्ट किया, तब वो नेशनल हीरो बन जाएगा और उसे एक बड़ा प्रमोशन भी मिलेगा और वो तामा को गन पॉइंट पे लेके सीढ़ियों से नीचे आने लगता है।
रामा और एंडी भी सीढ़ियों से ऊपर आ रहे होते हैं और लेफ्टिनेंट उन दोनों को देखते ही उन पे गोलियां चलाता है और रामा पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। लेफ्टिनेंट कहता है कि इस मिशन की सारी ग्लोरी उसे अपने लिए चाहिए ताकि उसे बड़ा प्रमोशन मिल सके, पर रामा उसे कहता है कि तुम्हें कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा और तुम इस बिल्डिंग से भी कभी जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास इस वक्त सिर्फ 1-2 गोलियां बची होंगी और बिल्डिंग में अभी भी मेरे ढेरों आदमी मौजूद हैं जो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तामा कहता है कि तुम्हारे आने की खबर मुझे पहले ही शहर के पुलिस कमिश्नर रेजा ने दे दी थी और मुझे ये भी पता था कि तुम सिर्फ 20 पुलिस वालों के साथ आ रहे हो जिन्हें बचाने कोई बैकअप भी नहीं आने वाला, इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करो और मेरे हाथ खोल दो। कमिश्नर रेजा का नाम सुन के लेफ्टिनेंट शॉक होता है और समझ जाता है कि उन सब का मरना पहले ही प्लान था, क्योंकि तामा के हाथों बड़े ऑफिसर्स ही बिक चुके हैं। ये सब सुन के वो अपसेट हो जाता है और तामा को सर में गोली मार के खत्म कर देता है, जिसके बाद वो खुद को भी शूट करने की कोशिश करता है, पर उसकी रिवॉल्वर खाली हो जाती है और रामा एंडी के साथ बाहर आके उसे अरेस्ट कर लेता है। मैड डॉग और तामा के मरने के बाद अब एंडी इस बिल्डिंग और गैंग का नया बॉस बन जाता है और वो तामा के ऑफिस आके माइक पे अनाउंस करता है कि पुलिस की रेड अब खत्म हो चुकी है और बिल्डिंग में रहने वाले सभी गैंगस्टर्स अब हथियार फेंक के अपने घरों में लौट जाएं। एंडी रामा के साथ लेफ्टिनेंट वायु और गाफूर के घर छुपाए हुए उसके इंजर्ड साथी के साथ बिल्डिंग के नीचे आता है और उन तीनों को सेफली बिल्डिंग से बाहर जाने का एक रास्ता देता है और कोई गैंगस्टर उन्हें नहीं रोकता, क्योंकि एंडी अब उन सब का नया बॉस है। और उनके जाने के बाद एंडी उस बिल्डिंग में वापस चला जाता है, क्योंकि ये रेड उसके लिए बेहद अच्छी साबित हुई। रामा के बाहर आने के बाद भी ये कहानी अब आगे कंटिन्यू होगी और इसी का नेक्स्ट पार्ट रेड 2 का एक्सप्लेनेशन भी जल्द ही इस चैनल पे अपलोड होगा। पर अभी के लिए आप लेफ्ट या राइट में दिख रही किसी भी क्राइम एक्शन मूवी को एंजॉय कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स एंड एक्ट्स।